है, लेकिन मिली जुला है। इसके पीछे भी कई घोषणा इसलिए की गई हैं, जैसा कि पूर्व वक्ता हमारे डॉक्टर साहब ने बोला था कि अभी हाल ही में कुछ राज्यों में इलेक्शन है, क्योंकि इलेक्शन मूड में सरकारें रहती हैं तो घोषणाएं करती रहती हैं। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में लगातार चल रहा है, एक एक संभाग में इतने इतने पत्थरों का शिलान्यास किया जा रहा है कि मैं समझता हूँ कि वो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश आने वाले 5 साल में नंबर 1 होगा और हम लोग विकसित उसमें खड़े होंगे कंट्री में, ऐसी स्थिति लग रही। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की बजट तो हर साल ही आता है, लेकिन बजट में प्रावधान कितने भी अच्छे क्यों न कर दिए जाएं, जब तक उन बजटों को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, तब तक हम किसी भी क्षेत्र की तरक्की की बात करना बेईमानी है। मैं एक बात कहता हूँ कि 1952 में हम लोग, एक अर्थशास्त्री है हमारे W.W. रोस्टो, उन्होंने एक बात रखी थी कि उन्होंने 5 स्टेज बताई इकोनॉमी की। तो हम लोग 1952 में टेक ऑफ की पोजीशन में थे, एंट्री मार दी हमने। लेकिन उसके बाद चाइना हमसे 40 साल में ही 1991 में टेक ऑफ से क्रॉस करके आज हाई मास कंजम्पशन की स्टेज पे खड़ा है। तो आज हम लोगों की स्थिति, चाहे कोई भी इंडेक्स देख लें, हंगर इंडेक्स देख लें, पॉवर्टी इंडेक्स देख लें, बेरोजगारी की स्थिति देख लें, HDI इंडेक्स देख लें, कुछ भी जितने भी इंडेक्स हैं हमारे, जो इकोनॉमी को हम देखते हैं कि बूस्टअप हो रही है, तो उस दायरे में हम लोग कहीं ठहरते नहीं है। जो आपकी टेक ऑफ पोजीशन है, उसकी जो आपके वो है मूल्य है, उस मूल्यों के अनुसार हमने जस्ट एंट्री मारी है। उस दूसरे किनारे पे पहुंचने के लिए हमें बहुत समय लगने वाला है। तो आज मैं तो यही कहूंगा आप लोगों से कि जब भी कोई शोध करें, रिसर्च करें, तो आप अपने रिसर्च में थोड़ा सा धरातल पर उतारने की कोशिश करें, ना कि सरकारों की जो डाटा है पुराने पिछले, जो भी उनका एनालिसिस ठीक से करने की कोशिश हमें करना चाहिए, जिससे कि सरकार को आईने के रूप में हमारे शोध, हमारा रिसर्च सरकार के काम आना चाहिए। तो इतनी बात कह करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने के लिए, इसके लिए सभी शोधार्थियों को मैं धन्यवाद करता हूँ, और मेरे मित्र विनोद जी को और कपिल जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे जोड़ा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। सर ने बजट की जो अच्छी चीजें हैं, जो विकसित जो विकास होगा हमारा कृषि के क्षेत्र में, वो भी बताया। और जो कुछ, चूंकि कही गई बात एक बात है और उसको प्रयोग में लाना, धरातल में उतारना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। तो कहाँ तक ये जमीनी स्तर पर बजट उतर पाएगा, इस पर भी सर ने एक बात रखी। और शोधार्थी चूंकि तटस्थ होना चाहिए, शोध एक तटस्थ विषय है, तो उस पर हमें खुद से रिसर्च करके एक तटस्थ डेटा रख करके शोध करना है। ये सर ने मार्गदर्शन किया। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं, हमारे जितने भी शोधार्थी साथी जुड़े हुए हैं और सहभागीगण जो भी हैं, सबसे मैं आग्रह करूंगा कि अगर कोई प्रश्न है आप लोगों के, तो हमारे वक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे आप अपना नाम बता करके प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सभी आमंत्रित हैं, एक एक करके आप पूछ सकते हैं। Yes, now session is open. You can ask the question, sir. Just one by one. जी राम लगन सर, आप पूछना चाहते हैं कुछ? राम लगन सर, आप अनम्यूट है सर। हेलो जी जी, आ रही है आवाज। हाँ, नमस्कार जी नमस्कार। मेरा सवाल बीरेन मठेनिया सर से है। सर एक सवाल भी है और सर सभी के लिए। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि सर जो सर कृषि का क्षेत्र है, सर कृषि को सर केवल एक पर्टिकुलर सर विश्वविद्यालय में सर क्यों पढ़ाया जाता है? सर जो भारत के समस्त विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय हो या केंद्र स्तरीय हो, सभी विश्वविद्यालयों में सर कृषि का विभाग क्यों नहीं है? सर सभी विश्वविद्यालयों में एक कृषि का विभाग होना चाहिए, और केवल एक विश्वविद्यालय कृषि के क्षेत्र में रिसर्च ना कराए। सारे विश्वविद्यालय, चाहे वो राज्य स्तरीय हो, चाहे केंद्र स्तरीय हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सभी में एक कृषि का विभाग हो, और कृषि के क्षेत्र में भी वहां पर रिसर्च कराया जाए। और यूजी पीजी में भी सभी विश्वविद्यालयों में, चाहे वो राज्य स्तरीय हो या केंद्र स्तर का हो, सभी विश्वविद्यालयों में कृषि में पढ़ाई हो, यूजी पीजी हो। दूसरी बात सर,
जैसे कि राज्यसभा में सर राष्ट्रपति सर जो 12 सदस्यों को सर विभिन्न क्षेत्रों से सर मनोनीत करते हैं, सर कृषि के क्षेत्र में भी सर क्यों सर मनोनीत नहीं किया जाना चाहिए? और मेरा सही मानना है सर कि सर संसद में और विधानसभा में भी सर कृषि के क्षेत्र के सर आरक्षित सीटें की जाएं, ताकि केवल कृषक ही जो कृषक हैं, जो फार्मर हैं, हमारे जो खेती किसानी वाले भाई हैं, वही सर सांसद या विधायक चुनकर जाएं और वो संसद में विधानसभा में अपनी बात रखें, जो रियल कृषि से जुड़े हुए हैं। उसका सर एक सर क्राइटेरिया बनना चाहिए कि कौन ये जो विधानसभा में सीट आरक्षित होंगी या संसद में होंगी, ये कौन से किसान होंगे जो विधायक के लिए या संसद के लिए अप्लाई करेंगे। और सर सभी चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो चाहे राज्य स्तरीय हो, सभी जगह सर कृषि का विभाग सर अलग से हो, सर रिसर्च भी हो और यूजी पीजी में भी सर कराई जाए वहां पर। जी जी, देखिए रामलगन जी, आप सही कह रहे हैं, आपकी चिंतन धरातल से जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए ये कानून की नीतिगत निर्णय है, तो उस पर अपन टीका टिप्पणी अपन सही से नहीं दे सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कि जी 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 जी, तो होता क्या है, अपन मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में आपका चिंतन कह रहा है कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर के लिए एक विभाग होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कृषि प्रधान देश के नाम से जानते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन होता क्या है, हम लोग सबके व्याप में विशेषज्ञ शब्द आता है ना, एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट किसान अपनी खेती में एक्सपर्ट तो होता है, लेकिन फिर भी उसको एक्सपर्ट नहीं माना जाता। तो आपने देखा भी होगा विश्वविद्यालयों में हम लोग एग्रीकल्चर पे ही सेमिनार करते हैं। तो मैंने हमारे विश्वविद्यालय के मेरे डिपार्टमेंट में हुआ था एक सेमिनार 2018 में। तो मैंने इस बात को रखा था विद्वानों के सामने कि सर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, विनोद सर थे शायद, कि मैंने कहा अपन लोग कृषि के संबंध में बात कर रहे हैं, एक भी किसान नहीं है जो धरातल से अपनी बात को आपसे पूछ सके। हम लोग बड़ा एक एसी के रूप में बैठ करके किसानों की, हम लोग ही किसान बन रहे हैं, हम लोग ही उत्पादक, हम लोग ही बाजार को कैसे कैसे कर रहे हैं। एक्सपर्ट, चूंकि एक्सपर्ट वाली बात है, जिस मंच पे हम बोल रहे हैं वहाँ एक्सपर्ट वाली चीज है कि हम मानते हैं कि एक्सपर्ट जो कहेगा वो सत्य होगी। तो इसका मतलब एक्सपर्टाइज में हम लोग एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय बना रहे हैं। उस बनाने के साथ साथ हम चाह रहे हैं कि वहां से जो शोध होके आएगा, हाई वैरायटी यील्ड बनेगा, ठीक है, और जो भी और खाद फर्टिलाइजर बनेंगे या जो भी सीड्स बनेंगे वो ज्यादा एक्सपर्ट होंगे। लेकिन हमें उस सीड्स को बनाने के लिए पानी प्रॉपर है कि हम लोग ही सर्वे करते हैं, किसान को पता भी नहीं होता। आप भी अगर कोई व्यक्ति स्टूडेंट शोध करता है तो किसान से बात करने में वो हिचकता है, बात सोचता है पता नहीं क्या रिस्पॉन्स देगा, तो वो 2 किसानों से बात करेगा, अनुमान लगा लेगा पूरे गांव के किसानों का। ये भी दिक्कत है। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। पटवारी किसी गांव में सर्वे करने जाता है खेती का, तो वो एक प्रधान के पास बैठ जाता है। उसके बाद चूंकि पूरी खेती का वो होता है मैप, वो पूरी खेती के बारे में हल्का नंबर और उसका प्लाट नंबर या जमीन का पूरा सर्वे नंबर पता रहता है उसको। तो वो पता कर लेता है एक व्यक्ति से बैठे, गेहूं हो रहा है कि सरसों हो रही है कि कौन सी फसल बोई जा रही है। वो खेत तक जाता नहीं है, क्या वो हो रही है। इसलिए तो जो आंकड़े हैं ना एग्रीकल्चर के बिगड़ जाते हैं। हम लोग देख लेते हैं जब कितना फसल बोई गई, उसके आधार पर हम अनुमान लगा लेते हैं कितनी दाल पैदा होगी, इतनी धान पैदा होगी, लेकिन फसल आने के बाद खलिहान के घर तक पहुंची, इसका कोई अनुमान नहीं हमारे पास। उसका अनुमान सीधे मंडी में लगाते हैं। यही तो हमारे राष्ट्रीय आय के आंकड़े भी गड़बड़ाते हैं कि हम लोग दोहरी गणना से कई वो है इशू है इसके पीछे। तो मैं तो ये कहूंगा। और दूसरी बात आपने बोला राज्यसभा विधानसभा में जो 12 मनोनीत किए आते हैं, उसमें भी वही इशू आता है, हम किसान को एक्सपर्ट नहीं मानते। किसान का वोट तो लेते हैं, हम लोग कलाकार को एक्सपर्ट मानते हैं। हम लोग किसी अन्य विधा के व्यक्ति को कलाकार एक्सपर्ट मानते हैं। किसी पत्रकारिता क्षेत्र से आता है, ठीक है, उद्योग क्षेत्र से आता है, लेकिन एग्रीकल्चर क्षेत्र से नहीं आता। वो सोचता है अपनी बात रख ही नहीं पाएगा, तो क्योंकि एक्सपर्ट नहीं है। तो ये हमारे अंदर है ना, भावना प्रॉपर सही नहीं है, प्रबल नहीं है उनके प्रति, क्योंकि हम चाहते हैं किसान ही रहे। ये दिक्कत है उसके पीछे। सर क्यों ना सर सीटें सर आरक्षित कर दी जाए सर, विधानसभा में भी सर, संसद में भी सर, किसानों के लिए पर्टिकुलर उसका सर कुछ क्राइटेरिया कौन सा किसान। आपका पॉलिटिकल साइंस का विषय है, तो आप अपने पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से रिसर्च करिए और उसमें बात रखिए, अपनी बात पहुंचाइए, अच्छा रहेगा। जैसे सर एंथ्रोपोलॉजी विभाग होता है सर, पूरा सर वहाँ रख रखाव करता है सर। जो सर प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग होता है सर, पूरा रख रखाव करता है सर। हम भी चाहते हैं कि सर कृषि विभाग बने सर, वहाँ सर उनकी सर कृषि के सर पारंपरिक जो तरीके थे सर, जो यंत्र थे, उनका भी सर रख रखाव किया जाए। उनके बारे में सर जो आने वाली पीढ़ी है सर वो जान सके कि सर हमारा खेती कैसे होती थी। कोई बच्चा सर आने वाला सर 20 साल सर 50 साल बाद नहीं जानेगा अच्छा, मतलब हाल से भी खेती होती थी, किसान ऐसे भी खेती करते थे, कोई नहीं कहे सर, उस पर विश्वास नहीं करेगा सर। उसका भी सर पूरा
संरक्षित तो किया जाए। उसके पीछे एक बात है, खेती को हम लोग अच्छा नहीं मानते। खेती का कार्य, कोई भी स्टूडेंट को मैं क्लास में पूछता हूँ कि आप पढ़ के बीए करने के बाद, एमए करने के बाद क्या करेंगे, सब लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं। 6% 7% जॉब है उसमें, 94% जॉब अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कोई बात नहीं करता, क्योंकि हम लोग उसको हीन मानते हैं। एग्रीकल्चर हम लोग इसलिए तो लगातार कंट्रीब्यूशन हमारा कर रहा है ना, मैंने ये बात रखा है ना, 1956 में 91 में हमारा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का लगभग 60% था जीडीपी में। आज कितना हो गया? 15%। क्योंकि हम लोग उसको फायदे का सौदा, या हम लोग अच्छा रेपुटेशन वाला, या हम लोग बड़ा शान शौकत वाला व्यवसाय नहीं मानते उसको। ये वजह है इसकी। सर मेरा सर ये मानना है सर थोड़ा सा लूंगा सर। सर केवल कृषि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय सर क्यों काम करें सर? सारे विश्वविद्यालय या सारे राज्य स्तरीय और केंद्रीय स्तरीय विश्वविद्यालय सभी कॉलेज तरह से कृषि को सर क्यों ना जोड़ दिया जाए? वहां सर बच्चा पढ़े, यूजीपीजी से पढ़े और सर रिसर्च भी हो, उसका सर बहुत। इसके लिए हमें पॉलिसी मैटर बनाना पड़ेगा। हमें जो अभी चुनाव आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से शुरुआत कर दीजिए इसकी। चुनाव आ रहे हैं, अपने एजेंडे में कोई पार्टी में दबाव डालिए कि आप इसको सब इंक्लूड करिए, तब हम वोट करेंगे, तो हो जाएगा अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल ओके, थैंक यू। बिल्कुल। आई थिंक बहुत अच्छा। हाँ, यस। इनका जो राम लगन जी के क्वेश्चन पे थोड़ा सा मैं सप्लीमेंट करूंगा। इनका जो पहले क्वेश्चन था कि यस कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विभाग क्यों नहीं होता है। देखिए, जब कृषि विभाग की बात करते हैं हम, तो जो हमको रिसर्च करना होता है कृषि विभाग में, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ जो काम होता है पूरा एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है। नया सीड डेवलप होगा तो उसमें कितना प्रोडक्शन होगा, उसमें कितना खाद मैन्यूर डालेगा। तो जो भी आप कृषि कॉलेज देखें या कृषि विश्वविद्यालय देखें, उनके पास जो होता है मिनिमम जो होता है कि अगर विश्वविद्यालय है तो 100 एकड़ से कम जगह उनकी नहीं होगी। तो अगर यूनिवर्सिटी के पास, वैसे भी कुछ यूनिवर्सिटी 50 एकड़ में चल रही है, कुछ 60 एकड़ में चल रही है, कुछ जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिनके ऊपर 100 या 200 एकड़ से ज्यादा जमीन होती है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी जो कृषि कहीं कहीं पे कृषि है, पर कृषि के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि जब भी विश्वविद्यालय खोलने का मिलेगा कि मिनिमम आपके पास 100 एकड़ जगह हो, ताकि कृषि से संबंधित जो रिसर्च वगैरह है, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटेशन हैं वो किए जा सके। यही मैं इसमें जोड़ना चाह रहा था कि एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यूज है, हालांकि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हम लोग कृषि पढ़ाते हैं, कृषि अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है, और कुछ लोग जो एक्सपर्ट होते हैं वो रिसर्च भी कराते हैं। पर वो सर डेटा वर्क होगा ना सर, ये सारा काम सर डेटा वर्क होगा। जिस प्रकार सर पॉलिटिकल साइंस में सर पंचायती राज संस्था में महिला प्रतिनिधियों का काम किया जाता है, तो सर महिलाओं के बीच में जाते हैं, डेटा सर वहां से कलेक्ट करके लाते हैं, उसका सर एनालिसिस करते हैं, वो सर डेटा वर्क होगा ना सर। सारा काम गाँव जाएंगे सर, किसानों के बीच जाएंगे। इसको देखिए, पॉलिसी बेटर है, ठीक है, और उस पर बात की भी जा सकती है, पर जो एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी थी कि हर विश्वविद्यालय में कृषि विभाग क्यों नहीं हो सकता, उसका मैंने जवाब दिया है। जी सर। जी विकास बहुत अच्छा। विकास कुमार जी आप कुछ पूछना चाहते थे? जी सर। Yes, sir. Sir, first of all, I would like to introduce myself a little bit. I am Vikas Kumar, and recently in this session, I have applied for PhD in economics in IGNTU, and it will be great. It will be grateful for me if I will get a chance to research for this pioneer university and interact with such faculties. So, sir, my question is basically for Kapil sir. First of all, I would like to thanks to Vinod sir and Kapil sir to explain the budget in a very summarized and in informative way. Sir, I particularly emphasize the point of infrastructure and green economy. So when we talk about infrastructure, we need to develop infrastructure along with to concern our environment and keeping in view of inclusive development. But I have seen a contradictory in the policy and the work done in the ground level of the present government's policy. This is why, because recently there is a power plant set up by Adani, known as Adani Power Plant in Godda district of Jharkhand, from where I belong to. When I visited here, I had seen that there is no schemes for the emission of hazardous gases, which may affect the lifestyle of local people. And in contrast, our government is focusing in green economy from this budget. So, sir, please comment some points. What contradiction? Okay, Vikas ji. Now, am I audible? Yes, sir. Yes, sir.
Yes. So now the problem is, as I already mentioned, that whatever deforestation we already done, now we are raising some concern because the climate changing issues or the global warming issues are arising in our country, in nearby areas, wherever you reside, either in Jharkhand or Tamil Nadu or in Himachal or some. Everywhere, if you see in last 30-40 years, how much total deforestation we have for the development purpose, development say for road infrastructure. Now what happening in Char Dham Yatra, we are cutting down millions of trees for the highway infrastructure development. Those who are belongs to those who are of my age group, those in 40s, they can see when we were around 20, there were throughout the trees on the roads. But now if we are going on the highways, are we finding any tree for shadow? No. Now on one side, as we have greed for development, now what happening, we are not ready to plant a tree in our houses because we want to use every inch of those areas. So now government is putting some funds, as I said, the 35,000 crore rupees are put it for the infrastructure development, such green corridor development. So now new policies are arriving in that way कि इनमें, सॉरी मैं थोड़ा सा मैं विकास जी और आप सब लोगों से क्षमा चाहूंगा कि मुझे इतना वो नहीं था, और यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते पढ़ाते वो फ्लुएंसी हमारी थोड़ी सी अंग्रेजी में हो जाती है। तो नो सर, यू कैन नहीं मैं समझ सकता हूँ, मैं वो थोड़ी सी हमारे साथ हो जाता है कि वो फ्लुएंसी में नहीं निकल पाता है, या तो हम बोलते हैं तो पूरा बोल देते हैं, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था, आप मुझे कर सकते थे बीच में इंटरप्ट, मैं शुरू हो जाता, कोशिश करता मैं पूरी। नहीं सर मुझे क्वेश्चन आप उस आप उसके कंसर्न से रिलेटेड आप मुझे जवाब बस मुझे मैं जवाब ही दे रहा हूँ विकास जी, मैं तो बीच में मैं जवाब ही दे रहा हूँ, वो तो एकदम से याद आ गया कि मैं फिर से अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं रुक गया खुद से। तो उसमें हुआ क्या है विकास जी, अभी जितनी भी नई पॉलिसीज आई हैं, अब 2010 के बाद स्पेशली जब ये क्योटो प्रोटोकॉल का टाइम लाइन बढ़ाया, जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2011 में, COP26 हुआ, 17 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ, इन सब के बाद में जो सीरियस कंसर्न आए हैं द जीरो एमिशन कंडीशंस। तो जीरो एमिशन पे हम पहुंचेंगे कैसे? जो आपने गोड्डा प्लांट की बात की, ये तो एक प्लांट है। इंडिया के अंदर अभी भी हम 70% जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो थर्मल पावर से है। तो 70% थर्मल पावर प्लांट में ऐसे कितने पावर प्लांट हैं जिनका एमिशन कंसंट्रेटेड लेवल या जो एक परमिसेबल लेवल है उस पे है? आप जाके गोड्डा की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में सिंगरौली देख लीजिए, या यूपी में सोनभद्र वाला प्लांट देख लीजिए एनटीपीसी का। ये सारे प्लांट है क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी डिमांड बड़ी है पावर जनरेशन की। तो पावर जनरेशन में आपके पास जो सबसे इफेक्टिव तरीका है कि नए रिन्यूएबल सोर्सेस आप इतने जनरेट नहीं कर पाए हैं। अगर हम एग्जांपल लें मोरक्को का, मोरक्को अपने टोटल एनर्जी का जो प्रोड्यूस कर रहा है, एक अच्छा पोर्शन वो सोलर एनर्जी से ले रहा है। लेकिन वो क्यों ले पा रहा है सोलर एनर्जी से? बिकॉज दे आर हैविंग ह्यूज डेजर्ट, उनके पास वो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर है। आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है और उतना टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है आपके पास। ये सब रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहाँ से लाएंगे हम? इस रिप्लेसमेंट कॉस्ट को बियर कौन करेगा? आज अगर हम टैक्सेशन की बात करें, जो टैक्स रेट्स में हम ये थोड़ा सा टैक्स अगर नहीं कम करती है गवर्नमेंट या टैक्स बढ़ा देती है, तो एक मिडिल क्लास के ऊपर कितना बर्डन आता है। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए धीरे धीरे उस पर काम हो रहा है। आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची बात है कि आज नई चीजों में अगर उसका एमिशन है, अगर कोई कंप्लेंट होती है, ऐसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। गुजरात में साबरमती के अंदर एक टोरेंट का थर्मल पावर प्लांट है विच इज इन बिटवीन द अहमदाबाद सिटी के अंदर। अहमदाबाद इज वन मेट्रो सिटी, जो इंडिया की 53 मेट्रो सिटीज है उनमें से एक सिटी अहमदाबाद। उसके बीचों बीच एक थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है। उस थर्मल पावर प्लांट में जीरो एमिशन है एंड दे आर गेटिंग कार्बन क्रेडिट एवरी ईयर। तो उस टेक्नोलॉजी की जो ट्रांसफर कॉस्ट है, उसका जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, वो कहाँ से लाओगे आप? उस कॉस्ट को बियर करने की कैपेबिलिटी पहले आपको डेवलप करना होगी, और धीरे धीरे गवर्नमेंट कर रही है। अभी से नहीं कि ये 4 साल से हो रहा है या 10 साल से, पिछले 15 सालों से, स्पेशली 2008 के बाद के आप सारे बजट उठा के देखिए कि ग्रीन कॉरिडोर्स के ऊपर, फॉरेस्टेशन के ऊपर कितनी बातें हो रही हैं। इंडिया एक पहली कंट्री है दुनिया की उन कंट्रीज में जिन्होंने एनवायरमेंटल इश्यूज को पहले दिन से एड्रेस किया है। हम 1972 में एनवायरमेंटल लॉस लेके आए, जब दुनिया सिर्फ बात करना स्टार्ट की थी, और हमने एनवायरमेंटल इश्यूज को रेज किया अपने यहाँ पे। तो वो चीजें हैं कि कई बार हम विकास की होड़ में ऐसे आगे निकल जाते हैं कि हम कुछ चीजों को निगलेक्ट कर देते हैं। उस निगलेक्शन का नतीजा ये है जो आज आप देख रहे हो, जो आपने आपके पास देखा। मैं
आपको बताऊं, सागर डिस्ट्रिक्ट के आसपास इतना ज्यादा फॉरेस्टेशन हुआ करता था। आज सागर आप निकल के जाओ, इस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से सागर के आसपास जंगल ही नहीं दिखता। एक समय ऐसा था कि सागर से लेके ललितपुर तक चले आओ आप रोड पे, जंगल के अलावा कुछ होता ही नहीं था। तो ये फॉरेस्टेशन किया किसने? हमने अपनी जरूरतों के लिए, अपने आप को विकसित बनाने के लिए हमने सब किया। लेकिन उस पे आज हमारा ध्यान गया, लेकिन जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते। तो नई तरीके से हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पे काम हो रहा है। सर तो किस टाइप का काम हो रहा है, मतलब इसमें बेसिकली फिर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कैसे कर सकते हैं? आप सस्टेनेबल नहीं तो जो बिगड़ गया उसको नहीं बना सकते ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट ही दुनिया में कब आया? 87 में तो दुनिया ने पहली बार जाना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी कोई चीज होती है। सस्टेनेबल डेवलप 87 में जानने के बाद अब जब तक आप जो बिगाड़ चुके हो आपको पता ही नहीं था, तो आप क्या करोगे उस पर? आप सोचिए, अगर आज की डेट में आप जो बात करो, मैं हर चीज से कंसर्न हूं कि हमारी अगर छोटी सी जरूरत पूरी नहीं होती है तो हम क्या करते हैं? हम सरकारों को दोष देने लगते हैं कि हमारी सरकार ये नहीं कर रही है। पेट्रोल की प्राइस, मैं एक सिंपल बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं जो हमारी डेली रूटीन से जुड़ा हुआ है कि हम पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है। हम अब जो एक रेवेन्यू सोर्सेस है, अगर हम उस मॉडल को समझें कि जो गवर्नमेंट के कोई भी रेवेन्यू, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी सरकार रहे, हर सरकार के पास रेवेन्यू का सोर्स क्या है? मेजर सोर्स टैक्स रेवेन्यू से, कुछ फीसेस है, 58% टैक्सेस है। अगर उस टैक्सेस के अमाउंट को बढ़ा देते हैं तो मिडिल क्लास के ऊपर बर्डन है। अब मिडिल क्लास फिर सर्वाइव कैसे करेगा? उसका डिस्पोजेबल इनकम लेवल डाउन जाएगा। तो उन कंडीशंस में हम सारी चीजों को देखते हुए, जैसे आज की डेट में, अब इसमें एक फाइनेंस का टर्म आता है कैपिटल फॉर्मेशन रेट। इंडिया का कैपिटल फॉर्मेशन रेट आज भी दुनिया की जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें सबसे नीचे है। यस रामलगन जी, 2 मिनट रुक जाइए, बस इनको विकास जी को भी वो कर दूं। ओके ओके सर। तो जो कैपिटल फॉर्मेशन का हमारा रेट है, होना चाहिए 35 से 40% के बीच। आज भी हम 25 से 27% पे बैठे हैं। इतना होने के बाद और 25 से 27% पर पहुंचने के बाद अगर हम इतना इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, और हमने खुद से अपना टारगेट फिक्स किया है, बाय 2070 वी विल अचीव जीरो एमिशन। उस जीरो एमिशन का मतलब ये है कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ना। तो जो चीज हमने 100 सालों में बिगाड़ी है और हम उसको ये सोचें कि हम उसको 4 साल में सही कर लें, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है विकास जी? आप खुद बताइए। नो सर। लेकिन उसकी तरफ काम हो रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसकी तरफ काम हो रहा है। इस सरकार में नहीं, इससे पहले की सरकारों ने भी काम शुरू किया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इस सरकार को अप्रेज कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, सरकारों ने ही बिगाड़ा है, अब करेंगे भी वही। तो ये अर्थव्यवस्था की एक बहुत सारी, अगर हम उसको बोलें, जो साइक्लिक इकोनॉमीज हैं, उन साइक्लिक इकोनॉमीज में एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। उस सैचुरेशन पॉइंट के बाद डेक्लाइन भी आएगा और फिर से वो रिवाइव करेगा। तो ये तो हर, चाहे वो बिजनेस हो चाहे इकोनॉमी हो, ये सर्कल चलता रहेगा। नेचर के साथ भी वही है। ओके सर, थैंक यू। यस नेक्स्ट क्वेश्चन। यस रामलगन जी, आप मेरे से कुछ बोलना चाह रहे थे? जी सर, रामलगन सर का क्वेश्चन अभी लेंगे सर। एक कोई नेक्स्ट पार्टिसिपेंट अच्छा। हाँ, और कोई हमारे साथी जो सवाल पूछना चाहते हो? अश्विनी जी। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? I think we are already running so late. ओके, नगेश मिश्रा जी ने, नगेश मिश्रा जी पूछ सकते हैं। नगेश मिश्रा जी, गुड इवनिंग सर। हाँ यस सर मेरे को ये जानना था कि जैसे सर भारत की अर्थव्यवस्था में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसका सर काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है, उसके चाहे जीडीपी पे हो। जैसे सर अभी एमएसएमई पे देखते हैं कि हम सबसे ज़्यादा मतलब माइनर के बाद स्मॉल का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो सर भारत इंडिया गवर्नमेंट सर बजट में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उसके लिए सर क्या काम कर रही है? मतलब उसका क्या मतलब स्कीम्स के थ्रू सर उसको बढ़ावा देने का कोशिश करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए? तो सर ये मेरा क्वेश्चन था। देखिए नागिर जी, मैंने शायद ये बताया भी था, मैं ब्रीफली 2 मिनट में बता देता हूँ। जी सर। जो बजटरी आउटले में अगर हम बात करें एब्सोल्यूट टर्म में, तो वो 9,000 करोड़ रुपए एमएसएमई की क्रेडिट गारंटी के लिए हैं। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए उनकी कोलेटरल फ्री गारंटी के लिए हैं। पीएलआई स्कीम जो लॉन्च की है वो मेजरली एमएसएमई सेक्टर के लिए ही है। पीएलआई स्कीम में जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि आप जितना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उतना एक्स्ट्रा इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रिबेट एमएसएमई को मिलेगा।
तो वो स्कीम, क्योंकि उससे गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट प्रमोट करना है। अब जैसे चाइना का किसी मस्तानी सर ने जिक्र किया कि चाइना कहाँ पहुंच गया, तो इंडिया के पास भी वो सारी चीज है। अगर आप इस बजट की वो 7 चीजें जो विनोद सर ने शुरू में बताई उसमें देखें, तो एक जो इंक्लूसिवनेस एंड द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और रिटर्न ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात तो कर रहे हैं 2001 से लेके आज तक, लेकिन ये डेमोग्राफिक डिविडेंड इज बिकमिंग ए डेमोग्राफिक बर्डन इन टुडे सिनेरियो। तो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को जो हमारा है, इसको हम कैसे मैक्सिमम ले सकें। तो स्मॉल स्केल का मैंने भी आपको उस समय जब मैं बोल रहा था, उस समय मैंने बोला कि किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है। लगभग 50% टोटल आपके जो कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री से जीडीपी का है 27%, उनमें से 50% तो एमएसएमई से ही आ रहा है। जो इंडस्ट्रीज में टोटल एम्प्लॉयमेंट है उसका मोर देन 50% एमएसएमई सेक्टर में है। तो उससे वही मैंने बोला कि जो अमाउंट इनको एलोकेट हुआ है वो बहुत कम है। लेकिन अगर कोई आप प्लानिंग की बात करें, स्कीम्स की बात करें, तो स्कीम्स इनकी कोलेटरल वाली स्कीम है, इनको क्रेडिट गारंटी की स्कीम है, इनको पीएलआई के थ्रू टैक्स रिबेट की स्कीम है, इनको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के साथ लिंक करने की स्कीम है। तमाम ऐसी स्कीमें हैं एमएसएमई की। जी सर। Okay, next. Anybody have any question? छोटा सा प्रश्न मेरा भी है। Yes. एक इट्स अ जनरल क्वेश्चन। एक तरफ तो सर, जैसे विनोद सर ने बोला भी कि ये एक प्रश्न है कि ये आंसर्ड भी होना चाहिए और पूछा भी जाना चाहिए जनरल लोगों से। एक तरफ तो हम द शेयर ऑफ एजुकेशन इन बजट्स लाइक वी आर डिक्रीजिंग, और दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि हम अमृत काल में जा रहे हैं और विश्व गुरु बनना है हमको। तो इज इट हाउ इट इज पॉसिबल? आप दोनों लोगों का हमको ओपिनियन जानना है। देखिए, बोलने में अब विनोद सर ने आपको पहले ही बोल दिया था कि अमृतकाल है या वो जा रहे हैं विश्वगुरु। देखिए, बोलने में वही बात जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की अनाउंसमेंट करने में कुछ नहीं है। रियलिटी जो हमें एनालिसिस करना है कि ये बजटरी एलोकेशन कितना है, उसमें जो एक लाइन मैंने भी ऐड की थी विनोद सर के उसमें, कि हम रिसर्च को कितना दे रहे हैं। अगर आप टोटल एजुकेशन बजट को देखें तो एक मेजर पोर्शन तो उसका मिड डे मील में चला जा रहा है, जो कि प्राइमरी सेक्शन का पार्ट है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ सबसे पहले स्टार्ट हो रही है प्राइमरी सेक्शन में। प्राइमरी सेक्शन से जैसे हम हायर एजुकेशन का रॉ मटेरियल बोले, तो जो बच्चा स्कूल से निकल के कॉलेज आ रहा है तो वो हायर एजुकेशन का रॉ मटेरियल है। तो अगर आपका रॉ मटेरियल ही क्वालिटेटिव नहीं आएगा तो आप हायर एजुकेशन में क्या डेवलपमेंट कर पाएंगे। प्लस अगर चलो थोड़ा बहुत वो आता भी है और उसको डेवलप करने के लिए फंड्स की जरूरत है, तो आप अगर टोटल फंड देखेंगे, अगर इंडिया का टोटल रिसर्च फंड देखोगे तो यूएस की एक यूनिवर्सिटी का जो टोटल फंड है ना, उतना इंडिया का टोटल एजुकेशन बजट नहीं है। तो इस कंडीशन, ये तो रियलिटी है। बोलने में अमृतकाल है। अब अमृतकाल अगर ये माने कि अमृतकाल सिर्फ यही है, अगर ये 25 साल, अगले 25 साल जो हम 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे अपनी इंडिपेंडेंस की, अगर सिर्फ ये अमृतकाल है तो क्या हम ये मान के चल रहे हैं इस चीज को? अगर हम दूसरे वे में देखें तो क्या हम इस चीज को मान के चल रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है या हमारा जो देश है वो कुछ साल और रहेगा, उसके बाद में ये अमृतकाल उसका यही रहेगा? अमृतकाल तो किसी भी देश का कोई डिफाइन ही नहीं हो सकता ना, कब कौन सा देश कितना ग्रो करेगा। अगर अमेरिका बोले कि हम 70 का हमारा अमृतकाल था, तो आज क्या उनका खराब पीरियड है? तो ये तो सब एक आप भी समझते हो कि राजनीतिक या पॉलिटिकल स्टंट किस तरह से और क्या चीज आपको हिट करती है, मेजर कंसर्न आपको हिट क्या कर रहा है। तो वो पॉलिटिकल कंसर्न दूसरे हैं। लेकिन हम अगर इकोनॉमिक कंसेप्ट में इसको देखें, इकोनॉमिक कंसेप्ट में ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। हर कंट्री के साथ बहुत सारे कांस्टेंट हैं। हम ये चीज बोलें कि आज अगर इतना पैसा है, आज हमारी इकोनॉमी 2.5 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन की है नॉमिनल, उसमें हम जो भी पैरामीटर्स ले लें 2.5-3 ट्रिलियन के आसपास दोनों में हम हैं। तो ये 2.5-3 ट्रिलियन आज से हमने 20 साल 25 साल पहले तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी आएंगे। तो कई बार चीजें ये भी होती हैं कि टाइम के साथ आपके प्रायोरिटीज क्या दिखाना है। आज प्रायोरिटीज अगर एग्रीकल्चर सेक्टर है, मत्सानिया सर का जो कहना है, नो डाउट आज 60% अगर पॉपुलेशन डिपेंडेंट है तो प्रायोरिटी एग्रीकल्चर को दिया जानी चाहिए। और अगर कोई गवर्नमेंट दे रही है तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। लेकिन हाँ, साथ में हम एजुकेशन में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और कितना बढ़ाएं, क्योंकि यूएस के अंदर पूरा फंडिंग गवर्नमेंट का नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत है। हमारे यहाँ प्राइवेट फंडिंग कितनी है रिसर्च में, ये भी देखने वाली बात है। तो प्राइवेट प्लेयर्स इस वेंचर में क्यों नहीं आ रहे हैं उस तरफ आगे बढ़ने, जहां से हमें कुछ फ्रूटफुल मिल सकता है। Okay, thank you, sir. So in this question, so we will be take the opinion of the Vinod Sen, sir, because we have already celebrated the Amrit Kal
तो आई थिंक कि विनोद सर भी इस पर अपना ओपिनियन रखेंगे। जी सर। हाँ अश्विनी, आपका क्वेश्चन बड़ा वाजिब है कि एक तरफ तो हम जीडीपी में के जो एजुकेशन के लिए बजट का एलोकेशन कर रहे हैं, वो मोर जो है कि जो पॉलिसी मेकर्स है, जो एजुकेशन है, उसका 50% या उससे कम हम देख रहे हैं। अब आप बात उसको जोड़ रहे हैं अमृतकाल से। अमृतकाल एक जस्ट क्या है कि जैसे हम कोई 25 साल का हो जाता है तो अपनी गोल्डन जुबली बनाता है, और 25 साल में उसने क्या अचीवमेंट किया उसकी शादी में, ठीक है, कितना उसने आर्थिक प्रोग्रेस किया, कितना उसका सोशल स्टेटस बढ़ा। तो उसी वे में अगर हम देखें कि जो हमने 75 ईयर हमारे इंडिपेंडेंस के हो गए, एज ए नेशन हम कितने मैच्योर हुए हैं, एज ए नेशन हम कितने इंडिपेंडेंट हुए हैं, एज ए नेचर हमने कितने % पॉवर्टी कम किया है। अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो जो 16-17 का डेटा है बोल रहा है कि हमारे पास 21% पॉवर्टी था। अभी 2021 का जो डेटा है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, वो बोले कि इंडिया में 25.1% पॉवर्टी हो गई। अगर हम पॉवर्टी बढ़ने को अमृतकाल माने क्या? अब हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, वो जब अमृतकाल आया तो उस समय 8.2% था, अभी पॉवर्टी रेट है 7.6% है। तो क्या जो अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, तो क्या हम बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या हम इसके लिए अमृतकाल बोले? हमारे देश में इनकम इनक्वालिटीज गवर्नमेंट खुद मान रही है बड़ी है। जो पेंडेमिक पीरियड में करीब 35 बिलियनियर हमारे यहाँ बढ़ गए, टोटल 75, उसमें 35 हमारे अकेले कोविड-19 में बढ़े हैं। क्या हम इसको अमृतकाल माने कि हमारे यहाँ बिलियनियर ज्यादा बढ़ गए हैं? क्या हम एक स्टेटमेंट आया था कि हमारी जो 1% पॉपुलेशन है उसके पास 77% रिसोर्सेज हैं, और जो बाकी 10% पॉपुलेशन के पास 90% है, और 90% पॉपुलेशन के पास 10% है। तो क्या हम इसको अमृतकाल माने? तो अमृतकाल जो है मात्र इसलिए है कि हमारी आजादी को 75 साल हो गए, उसका नामकरण कर दिया है। उसको गोल्डन जुबली भी बोल सकते थे, अमृतकाल भी बोल दिया है, उसको और कोई भी काल बोला जा सकता था। तो जीडीपी भी हमारा काफी कम हुआ है। तो ये अमृतकाल का हमारे प्रोग्रेस से रिलेटेड देना चाहिए कि हमने पिछले 75 सालों में इंडिपेंडेंस में हमने कितना पाया है, क्या खोया है, अर्थव्यवस्था की किस किस क्षेत्र में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, अर्थव्यवस्था के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिसपे हमें ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा फोकस करना है, मार्जिनलाइज सेक्शन का क्या प्रोग्रेस हुआ है, ट्राइब्स का क्या प्रोग्रेस हुआ है, हमारे यहाँ इनकम इनक्वालिटीज कितनी कम हुई है, हमारे यहाँ पॉवर्टी कितनी कम हुई है। तो ये जो बेसिक कंसर्न है, हम 75 साल में जो एक विकसित अर्थव्यवस्था में बनना था उससे हम कितने दूर है। तो अमृतकाल को जो मेरे हिसाब से है कि हमें सेल्फ इंटरपेक्शन की बात बोलते हैं, हमें अपना परीक्षण करना है। हमें अपने आप से पूछना है कि 75 साल में आजादी के बाद कुछ देश कहाँ पहुंचे और हम कहाँ पहुंचे। सेलिब्रेट करिए, उसमें सेलिब्रेशन करने में कोई अच्छी कोई बुरी बात नहीं है। हमें आजादी मिली हुई 75 साल हो गए, पर उसके साथ हमें ये भी देखना है कि हम 75 साल में हम कितना प्रोग्रेस किए, क्या जो प्रोग्रेस किए वो हमारी सफिशिएंट है, क्या हम जहां हैं हमें वहां ही रहना चाहिए था कि उससे 4 कदम आगे जाना चाहिए था। जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो हमारी जो बहुत अच्छे दिमाग है वो बाहर जा रहे हैं, हमारी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था क्या है, हमारा सोशल सिस्टम में कितना चेंज आया है। तो अमृतकाल में जो अमृत एक ऐसा है कि हम जिसको पी लिए तो हम अमर हो गए। क्या हम 75 साल में अमृत वाली क्या हमें फीलिंग आई है क्या? इन सब चीजों के क्वेश्चंस को करेंगे। बात रही जीडीपी का एलोकेशन की बात, तो वो तो ना ये गवर्नमेंट ना जितनी गवर्नमेंट आई किसी ने भी 6% नहीं दिया है। हम ये नहीं बोले कि इस गवर्नमेंट ने तो कभी नहीं मिला है 6%, क्योंकि ये एजुकेशन सेक्टर्स जो है गवर्नमेंट का कोई प्रायोरिटी नहीं रहे। पढ़ेगा इंडिया तो पूछेगा इंडिया, सिंपल है। थैंक यू वेरी मच सर। एंड वन मोर थिंग, लाइक बिफोर हमारे जो भी गेस्ट हैं जो वो हैं जो फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स दें, उससे पहले मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं विनोद सर का और कपिल सर का कि सर 2 घंटे आपने लाइक प्रीशियस अपने उससे निकाल के दिए। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आई रियली लाइक थैंक यू सो मच सर।
ओके, सो गणेश जी कृतिवास जी को इनवाइट करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर लोगों का, और हमारे शोधार्थी साथियों ने काफी सार्थक सवाल किए और हमारे वक्ताओं ने संतोषजनक उत्तर भी दिए। मुझे लगता है सब लोगों का ज्ञानवर्धन होगा और सोचेंगे इन सब विषयों पर। तो हम कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में हैं और इस कड़ी में मैं कृतिवास दत्त जो वेस्ट बंगाल से हैं शोधार्थी हमारे बीच, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन के लिए आए, औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें। कृतिवास दत्ता जी। थैंक यू कन्वीनर गणेश सर जी को। On behalf of Indian Research Scholar Association, myself Kritivaas Dutta, I would like to thanks my heartful thanks Dr. Binod Sen sir, Dr. Kopil Dev Yadav sir, and Dr. Virendra Singh Machanai sir. Last 2 long session, 3 session we listen. It will be very helpful for further as a citizen. We need to understand what are going now in budgeting and our nation, what policy are implementing in our nation, and what can do something. And very good way the discussion will be complete, and it will be very helpful as a citizen. What can we do, and in future program policy जो स्टेट क्या कर रहा है, ये जो बजट है, बजट में जो इकोनॉमिक पॉलिसी है और एग्रीकल्चर है, सारी कुछ डिस्कस हुआ है। इसको डिस्कशन में सारे जो शिक्षार्थी और शोधार्थी है सभी लोगों का हम लोगों का अच्छा लगा और ये वेरी हेल्पफुल होगा एज ए रिसर्च स्कॉलर। आफ्टर दैट वी विल फोकस इन आवर रिसर्च in this budget and in this series of discussion. Thank you 3 renowned speaker, तीनों सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और उसका साथ आज जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम का जो कन्वीनर गणेशीलाल सर, नैना प्रसाद, जयश्री प्रसाद, उसका साथ हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है ऑर्गेनाइजेशन का विकास सर, सभी लोगों का जो इफेक्ट और इफोर्ट, ये जो इफोर्ट के बाद ही ये इफेक्ट हुआ है, ये प्रोग्राम हो रहा है, तो इससे सारी लोगों का मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। उसको साथ जो पार्टिसिपेंट है, विदाउट पार्टिसिपेशन ए पार्टिसिपेंट को हम लोग ये प्रोग्राम आगे नहीं कर सकता है। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। And we will hope we will organize more lecture, more session on budget and contemporary issues in our nation. Thank you everyone for listening the 3 interactive session. And lastly, it is very interesting that after the session, very enjoyfully interactive session हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो जो पूछा है शिक्षार्थी जो पूछना है वो पूछ रहा है, बाद में वो जो स्कॉलर और जो हमारा स्पीकर था उसने बहुत अच्छे से वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशू में डिस्कस भी किया है लेक्चर के बाद। ये होना बहुत जरूरी है, ये अच्छा चीज है हमारे लिए, बहुत सारे कुछ मिला है आज लेक्चर से। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कृतिवास दत्ता जी, धन्यवाद आप सभी को। सर प्रणाम सर। प्रणाम भाई। सारी लोगों का प्रणाम। विनोद सर है, कपिल सर है, विनोद सर इज अ गार्जियन ऑफ दिस एसोसिएशन एंड ही इज आल्सो एडवाइजर। हाँ, बहुत ज्यादा हम लोगों को एनर्जी देते रहते हैं, एडवाइज करते रहते हैं कि कैसे ये एसोसिएशन इंक्रीज करे। So, yes. वो टॉपिक जो है, टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पोस्ट बजट डिस्कशन, ये तो जानना बहुत जरूरी है सभी लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। थैंक यू सर फॉर विद अस। Thank you very much. Just give us a permission so we can. Yes sir. Thank you sir. Thank you very much. धन्यवाद सभी, नमस्कार।